साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं गुरुदेव ऑर्गेनिक और गुरुदेव ऑर्गेनिक में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों जैसे कि हमने इसी चैनल पर गुरुदेव ऑर्गेनिक में जैविक खेती के ऊपर चर्चाएँ करते हैं और पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल चर्चा सरसों की खली के ऊपर हमने करी थी कि सरसों की खली को हम किस प्रकार से एक पावरफुल खाद के रूप में, पावरफुल पेस्टिसाइड के रूप में और पावरफुल फंगिसाइड के रूप में हम खेती में प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। आज का वीडियो जो है वो एक बहुत ही खास वीडियो है और ऐसा वीडियो है, उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जिससे कि हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। चाहे केमिकल फार्मिंग वाले लोग हों या जैविक खेती वाले लोग हों, बहुत ही परेशान है उस समस्या को लेकर के और उस समस्या का हल रासायनिक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो बहुत ही महंगा है, उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं लेकिन पूर्ण रूप से कारगर नहीं है। और समस्या का नाम है नीमाटोड। बहुत विचित्र समस्या है, हर व्यक्ति परेशान है। रासायनिक में तरह तरह की दवाइयाँ वो लोग एक्सपेरिमेंटल देते हैं, ये डाल दो, इससे नहीं हुआ तो ये डाल दो, इससे काम नहीं हुआ तो ये डाल दो। और दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, महंगी के साथ साथ हानिकारक होती ही हैं, सब जानते हैं। और इसका जो उपाय है वो घरेलू और जैविक खेती के अंदर मैंने देखा है और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है। सटीक उपाय है, सरल उपाय है और सस्ता भी उपाय है, लेकिन थोड़ी सी हम लोगों को कोशिश करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और हम पूरी तरह से इससे निजात पा सकते हैं। और क्योंकि हम इतने भरोसे के साथ इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हम अपने फार्म के ऊपर हम प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं, अपना खुद का हम प्रैक्टिकल जो हम कर चुके होते हैं और जिससे हमको पूरा लाभ मिलता है, उसी चीज़ को हम इतनी गारंटी के साथ कह सकते हैं, इतने दावे के साथ आपसे कह सकते हैं। अन्यथा जहाँ प्रैक्टिकल वाली बात नहीं होगी तो वहाँ उम्मीद भले ही कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते। तो नीमाटोड पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे और यह समस्या भी इतनी गंभीर है, इतनी बड़ी है, चर्चाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कि इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा ना कर पाएँ। तो आप सभी से निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट आप आज देख रहे हैं, एक इसका दूसरा पार्ट और होगा जो पूरा जो विवरण है इसको हम संक्षेप में नहीं बना सकते, इसीलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। आज के पार्ट में हम समझेंगे कि जो नीमाटोड है आखिरकार वो किन किन जगहों पे बहुतायत में पाया जाता है, क्या इसकी किस तरह से ये अपना काम शुरू करता है खेती में और खेती के बाद फसल में, और कहाँ तक नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह से हम कुछ घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, और जो भी घरेलू उपाय होंगे जहाँ तक हो सकता है हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो छूटेगा वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। नीमाटोड जैसे कि सभी को पता है एक परजीवी है, पैरासाइट है और इसको हम लोग देख नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये देखने वाला कीड़ा नहीं है, बिना माइक्रोस्कोप, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख सकते हैं। और अधिकतर नमी जहाँ रहती है वहाँ इस बहुतायत में मिलता है और विशेषकर इसका जो नुकसान देखने को मिलता है, हम धान के खेत के अंदर बहुत नुकसान देखा जाता है। मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, मैंने जो नुकसान झेला है वो धान के ही खेत में झेला है। और धान में तो इसकी ये हालत हो जाती है कि ये पूरे खेत की छोड़िए पूरे एरिए को तबाह कर देता है कई बार। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी बीमारी का हमको पता भी तभी लगता है जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये पहुंच चुका होता है और हमारा पौधा मरना शुरू हो जाता है। ये जो हमारे पौधे की जो मेन चीज़ होती है, रूट, वाइट रूट, जहाँ से पौधा ज़मीन के द्वारा सारी पोषण शक्ति को पोषण लेता है और उसी से ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, फलता फूलता है और हमको फल देता है। ये छोटा सा कीड़ा, जरा सा कीड़ा, और उस हमारी जड़ के अंदर जाता है, वाइट रूट के अंदर जाता है। प्रजनन शक्ति इसकी बहुत तेज होती है, तो वहाँ अंदर घुसते ही ये अपना काम शुरू कर देता है
और इसकी संख्या निरंतर निरंतर लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से बढ़ती हुई बहुत बढ़ जाती है। और जो हमारे पौधे की जो वाइट रूट होती है, पौधा कुछ कोई भी हो सकता है, धान का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, किसी भी फल का हो सकता है, सब्जी वर्गीय हो सकता है, उस वाइट रूट को फुला देता है और उसको गांठ का रूप दे देता है। जब उसके अंदर एक गांठ बन जाती है तो वाइट रूट अपना काम करना बंद कर देती है, माने ज़मीन से पोषण लेना बंद कर देती है। और जब किसी, चाहे पौधा हो चाहे वो व्यक्ति हो, जब उसका खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, जब उसका पोषण बंद कर दिया जाएगा, तो आप सभी समझते हैं उसके साथ क्या होगा। उसकी चमक पहले ख़त्म होगी, इसी प्रकार हमारे पौधे की चमक पहले ख़त्म हो जाती है। उसकी जो हरियाली है पौधे की, वो हरियाली ना होकर के पीला पीला दिखना शुरू हो जाता है और लास्ट में उसकी पत्तियां वाइट वाइट दिखनी शुरू हो जाती हैं और सबसे बाद में वो सूख जाता है और मर जाता है। अब इनका काम क्या होता है कि वो जिस पौधे के अंदर ये थे वो तो पौधा तो इन्होंने मार दिया, लेकिन ये खुद नहीं मरते हैं, ये उसकी वाइट रूट में से निकल के दूसरे पौधे की वाइट रूट में चले जाते हैं। फिर यही काम उधर होता है और इसी तरह से निरंतर निरंतर ये एक तरह से संक्रमण की तरह फैलता रहता है और फैलते फैलते पूरे खेत को ये तबाह भी कर देता है, अगर इसका नियंत्रण सही समय पर ना किया जाए। जब भी आपको लगे कि कहीं पौधा पीला दिख रहा है और इस तरह से दिख रहा है कि वो मरने की स्थिति में आ रहा है, तो उसकी जड़ को हम लोग निकाल के देखेंगे और उसकी जड़ों में गांठ होती है। अब गांठ में भी दिक्कत आती है। गांठ दो प्रकार की होती है, राइजोबियम की भी गांठ होती है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, जो दलहनी फसलों में अधिकतर पाई जाती हैं। अरहर, मूंग, मसूर, चना, इन सब के अंदर बहुत होती हैं। बाकी अन्न में भी होती है, सहजन के अंदर होती हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती हैं। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ढैंचा के अंदर होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है ढैंचा के अंदर। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कहीं लोग समझते हैं कि राइजोबियम की गांठ तो नहीं है, कि ऐसा नहीं है, इनमें भी अंतर होता है। राइजोबियम की जो गांठ होती है वो जो हमारी वाइट रूट होती है, उस वाइट रूट के साइडों में लगी रहती है, यहाँ पर इस तरह से। और राइजोबियम की गांठ जहाँ पे होगी वहाँ गांठ होगी और गांठ के आगे वाइट रूट और बढ़ेगी, लंबी चलेगी, ग्रोथ होगी वाइट रूट के अंदर। लेकिन जहाँ निमाटोड की गांठ होगी, निमाटोड की गांठ इस तरह से समझिए आप, ये हमारी रूट है वाइट रूट, इसके अंदर निमाटोड गया है तो ये रूट हमारी फूलेगी और राइजोबियम की गांठ इसके ऊपर होगी। और निमाटोड की गांठ जब फूलेगी, निमाटोड जब रूट को फुला देगा तो उसमें से वाइट रूट का जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी, वाइट रूट सूखना शुरू हो जाएगी, वाइट रूट काली होना शुरू हो जाएगी। जहां आपको वाइट रूट काली दिखाई देने लगे समझ लीजिए इसके अंदर निमाटोड है। ये पहचान भी है। निमाटोड जो होगा क्योंकि वो इसके अंदर घुसा हुआ है और इस जड़ को फुला के रखा हुआ है उसने, जब उसको हम दबा के देखेंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। और राइजोबियम की जो गांठ होगी वो हार्ड होगी। सबसे बड़ी बात, उसके अंदर चूँकि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, हमारे पौधे को, हमारी ज़मीन को नाइट्रोजन देता है। और इसके अंदर एक वो कीड़ा है वो उसको फुला रहा है, उसके अंदर पानी जैसा है। तो ये दोनों के अंदर अंतर हो जाता है। इसीलिए पहचानने में पहले जैसे हमने पौधा निकाला तो हमको सबसे पहले यही देखना है कि इसकी गांठ, मतलब हमारी जो जड़ है वो फूल रही है या जड़ के ऊपर गांठ बनी हुई है। अगर जड़ के ऊपर गांठ बनी हुई है तो आप निश्चिंत है कि वो राइजोबियम की गांठ है। और जो वाइट रूट है वो अंदर से फूल रही है इस तरह से, तो आप समझ लीजिए निमाटोड है और उसका इलाज भी करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो कोशिश यही करें कि निमाटोड ग्रसित जितने पौधे हैं उनको आप खेत में से निकाल करके बाहर कहीं में फेंक दें। और ये निमाटोड ज़मीन में काफ़ी दिनों तक, वर्षों तक पड़ा रहता है। हम लोग समझते हैं कि हमने रासायनिक दवाइयाँ लगा दी, कुछ हल्का सा असर उसका दिखा और अगली हम निश्चिंत हो गए, लेकिन वो अपने प्रजनन शक्ति क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा होती है और ये बढ़ता ही बढ़ता रहता है, अगली फसल में फिर हमको परेशान करता है। तो इसका पूरी तरह से ख़त्म करना ही हमारे लिए लाभदायक है। और कुछ शॉर्ट में मैं, क्योंकि वीडियो लंबा ही होता चला जा रहा है, पहले भी बता चुका हूँ, ये 2 पार्ट में बनेगा भी।
सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग अपनी ज़मीन को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, वह भी इसका एक मेन कारण है। जितने भी फंगस हैं, भूमि जनित रोग हैं, उनका फैलने का भी यही कारण है। गेहूं की कटाई के बाद पहले हम लोग खेत को जोतते थे और वो काफ़ी दिन तक पड़ा रहता था, धूप लगती थी उसके ऊपर, तो बहुत सारी बीमारियां धूप से सही हो जाती थी। अब क्या होता है कि हमने गेहूं काटा, तुरंत उसमें कुछ ना कुछ बुवाई कर देते हैं। सरसों काटी, तुरंत बुवाई कर दिया, आलू निकाला, तुरंत बुवाई कर दिया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका पहला उपचार यही है कि आप खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दें, कुछ दिन के लिए धूप लगने दें। दूसरा, फसल चक्र चेंज करें, एक ही फसल को बार बार एक खेत में ना बोएं। और सबसे बड़ी बात, फसल चक्र के साथ साथ आप वैरायटी ना, एक ही वैरायटी को, जैसे हमने के धान, अब सीजन धान का आने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही खेत में पिछले साल भी हमने वही वैरायटी लगाई थी, इस साल भी वही लगा दी, उससे पहले भी वही लगाई थी, कई सालों से हम एक ही वैरायटी को लगाते चले जा रहे हैं। एक वैरायटी ना लगाएं, वैरायटी भी चेंज कर दें खेत के हिसाब से। दूसरा, बीज शोधन बहुत ज़रूरी है। कोई भी फसल हम लोग लगा रहे हैं उसका बीज शोधन जरूर करें, किसी भी तरह से करें, बीज शोधन जरूर करें। और जैविक खेती के अंदर बीज शोधन करना बहुत आसान काम है। आप बेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बीज शोधन कर सकते हैं, इनहेंसर के द्वारा कर सकते हैं, जो आपने 10 पत्ती अर्क या माइक्रो न्यूट्रेंट पत्थर का अर्क बनाया उसके द्वारा भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। बीज शोधन जरूर करें बुवाई से पहले। एक गेंदा एक ऐसी चीज़ है, कह सकते हैं कि नीमाटोड का अगर दुश्मन है तो वो गेंदा है। आप गेंदे के पौधे जरूर अपने खेतों पर लगा के रखें। और बाकी इसके जो प्रॉपर तरीके हैं, कुछ घरेलू उपाय हैं जो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में पूरा विस्तृत बताऊंगा, किस प्रकार उनको घरेलू उपायों को हमें घर पर ही अपने फार्म पर तैयार करना है और किस प्रकार हमको प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में हमको तैयार करना है, जिससे कि हम इस नीमाटोड से पूरी तरह से निजात पा सकें। बने रहिए अगले वीडियो के अगले पार्ट तक आप लोग, और हम नेक्स्ट पार्ट में फिर इसके इस बहुत भयानक बीमारी से पूरी तरह से निपटने का उपचार लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।